लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी के बारे में कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, इसको वापस एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। शॉक थेरेपी एक मॉडल था जो यूएसएसआर के अंदर उन्होंने अडॉप्ट किया था, उनको अडॉप्ट करना पड़ा था क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरती जा रही थी और उनको उनका जो सोशलिस्ट मॉडल था उसको छोड़कर कैपिटलिस्ट मॉडल को उनको अपनाना था। और ये जो प्रोसेस था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो था, ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा पेनफुल था, इसलिए इसको शॉक थेरेपी कहा गया। और ये जो ट्रांजिशन था बहुत तेज गति के साथ किया गया, यानी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी, ये सिस्टम था, उसको बिल्कुल अपरूट कर दिया और एकदम से पूरा चेंज किया गया। और इस झटके के साथ जो बदलाव किया गया, इस वजह से इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसको समझने के लिए कैपिटलिस्ट सिस्टम के और हमें सोशलिस्ट सिस्टम को समझना होगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। वहाँ पर जो इकोनॉमी है उसको मार्केट पावर्स कंट्रोल करती है। वहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। पर सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में होती है। प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्टेट की। इंडस्ट्रीज किसकी होती है, स्टेट की या पब्लिक की। कोई एक सिंगल पर्सन निजी उसका मालिक नहीं होता है। और प्रॉफिट भी पूरे सोसाइटी के लिए अर्न किया जाता है। तो दोनों सिस्टम एक दूसरे से अपोजिट थे। चूंकि यूएसएसआर के अंदर पहले सोशलिज्म चल रहा था और उसको पूरा चेंज करके कैपिटलिस्ट सिस्टम को उन्होंने अपनाया और ये बहुत तेज गति के साथ किया गया, इसलिए ये पेनफुल था। इसने पूरी इकोनॉमी को जो तहस नहस कर दिया। इसके रिजल्ट्स अभी हम पढ़ेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या रहे। इसी वजह से इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, 90% ऑफ इंडस्ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट वर पुट टू प्राइवेट सेल ऑन अंडरवैल्यूड क्राइसिस। इट वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गिरा सेल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। जो कंपनियां कभी सरकार के कंट्रोल में होती थी उनको कम कीमतों के पर बेचा गया, मजबूरी के अंदर कम कीमत में उनको बेचा जाने लगा और इसको दुनिया की गराज सेल कहा गया। क्योंकि यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हुआ करती थी, इंडस्ट्री सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, पर अब उसको प्राइवेट लोगों को बेचा जाने लगा क्योंकि सिस्टम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा था। रशियन करेंसी रूबल जो थी उसकी कीमत गिरने लगी और जो लोगों की जो सेविंग्स थी, जो अर्निंग जो उन्होंने की थी, वो उस महंगाई की वजह से जाती रही। After the collapse of the collective farming system, there was a shortage of food and Russia started importing the food grains. There was destruction of social welfare system because welfare reforms were withdrawn and large number of people were pushed into poverty. The intellectual people started migrating from the country. पहले वहाँ पर सोशलिज्म की वजह से सरकार बहुत सारे वेलफेयर रिफॉर्म्स करती थी। सरकार एजुकेशन फ्री कर रही थी, सरकार ने मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री थी और ऐसे बहुत सारे जो पब्लिक वेलफेयर के जो काम होते हैं वो गवर्नमेंट करती थी। पर अब गवर्नमेंट चूँकि वहाँ पर जो सिस्टम था वो कैपिटलिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने उन सब चीज़ों की तरफ से अपना हाथ खींच लिया। तो जो लोग गरीब थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ा और पॉवर्टी बढ़ने लगी। और एक रिजल्ट ये भी हुआ, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके लिए उनको लगा कि हमारे लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं रहा और उनको वो देश छोड़कर वो लोग चले गए वहाँ से। वो यूरोपियन जो कंट्रीज थे वहाँ उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये देश को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर कंट्रोल्ड बाय द माफिया। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, यानी कंपनी को खरीदना बेचना, जिनके पास पैसा था वो खरीदना नहीं चाह रहे थे, कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं था उनको अलॉट कर दी गई थी कंपनीज। तो इस प्रकार ये जो पूरा सिस्टम था वो तहस नहस हो चुका था। तो वहाँ माफिया डेवलप हो गए थे और माफियाओं ने इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, मास इनइक्वालिटी वर विजिबल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाज विजिबल इन द पोस्ट सोवियत स्टेट, स्पेशली इन रशिया। जहाँ रशिया के अंदर पहले इक्वलिटी हुआ करती थी, अब वहाँ धीमे धीमे वो कैपिटलिज्म की जो सबसे बड़ी बुराई है, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जाती है, वो यहाँ पर अब साफ नजर आने लगी। इन द मोस्ट ऑफ द न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज constitution were drafted in a hurry. These constitution give high power to president while the elected parliament remains weak. और इसका नतीजा कि यह भी हुआ, अब जो नए रिपब्लिक बने वहाँ पर संविधान बहुत जल्दबाजी में उन्होंने बनाया और इसकी वजह से प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई और वहाँ की जो पार्लियामेंट थी वो अब कमज़ोर रह गई, यानी वहाँ पर एक तरह से डिक्टेटरशिप जैसा सिस्टम चालू हो गया।
इसकी वजह से वहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो थी सेंट्रल एशिया के अंदर बनने लगी, और ये गवर्नमेंट ऐसी थी जो अब अपोजिशन क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकती थी, यानी इनकी कोई बुराई नहीं कर सकता था, अपोजिशन वाली सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। और ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जुडिशियल कल्चर भी डेवलप नहीं हो पाया। जुडिशियल कल्चर से यहाँ पर मीनिंग ये निकलेगा, अगर गवर्नमेंट कुछ इलीगल कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, तो जुडिशियल कल्चर उसको रोकता है, पर यहाँ पर डेवलप ही नहीं हो पाया जुडिशियल कल्चर। It was after the 2000 economy of country started growing because these countries started exploring natural gas, oil and mineral। अब इनकी जो इकोनॉमी जो धराशायी हुई थी 1991 के बाद, क्योंकि इन्होंने ट्रांजिशन किया था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, उस इकोनॉमी ने वापस रिकवर करना स्टार्ट किया 2000 तक पहुंचते पहुंचते। और क्योंकि इन देशों के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस थी, ऑयल था और मिनरल्स के बहुत ज़्यादा इनके पास स्टॉक थे, उसको उन्होंने सेल करना चालू किया। और एक चीज़ और, दे ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग रेंट्स फ्रॉम द पाइपलाइन दैट वर लेट डाउन टू द टेरिटरीज। इन देशों में से होकर रशिया था या और दूसरे देशों की जो पाइपलाइन निकलती थी जहां से वो गैस और मिनरल या ऑयल को भेजा करते थे, उन पाइपलाइन का रेंट वसूलने से भी इन लोगों की इकोनॉमी के अंदर कुछ सुधार होना चालू हुआ। ये परिणाम निकले शॉक थेरेपी के। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।